जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सूरज सोनी मैथ एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम गणित का अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर रहे थे। दोस्तों, हमने अनसॉल्व पेपर 2022 का सेट 1 जिसका कोड है 822 AV के प्रश्न 1 से प्रश्न 4 तक के सभी प्रश्नों को सॉल्व किया था। दोस्तों, यदि आपने इस अनसॉल्व पेपर का भाग 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, इस अनसॉल्व पेपर का ये भाग 2 है जिसमें हम प्रश्न 5 से प्रश्न 7 तक के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों देखिए, प्रश्न 5वें का क्या है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो दोस्तों यहाँ पर कहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है दोस्तों? दो संख्याएं जिनका योगफल कितना हो दोस्तों? 27 हो, अर्थात जिनका जोड़ कितना हो? 27 हो और गुणनफल कितना हो? 182 हो। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों में हम एक संख्या मान लेते हैं और दूसरी संख्या को निकाल लेते हैं। तो दोस्तों इसका हल कर लेते हैं। माना पहली संख्या क्या है दोस्तों? यक्स है। अब हमें क्या दिया है दोस्तों? जिनका योगफल, हमें दो संख्याएं ज्ञात करना है जिनका योगफल कितना है? 27 है। तो हम लिख सकते हैं, चूंकि हमें दिया है दो संख्याओं का योगफल कितना दिया है दोस्तों? 27। दो संख्याओं का योगफल का मतलब क्या है दोस्तों? पहली संख्या और दूसरी संख्या का जोड़ अर्थात योग। तो लिख देते हैं इसलिए, अर्थात पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। दोस्तों क्या कहा है? दो संख्याओं का योगफल अर्थात पहली संख्या और दूसरी संख्या का जोड़ अर्थात योग। कितना दिया है दोस्तों? 27। तो हमने पहली संख्या को क्या मान लिया है दोस्तों? यक्स। तो पहली संख्या के स्थान पे हम रख देंगे यक्स, अर्थात यक्स प्लस दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 27। अगर हम दूसरी संख्या का मान निकालेंगे दोस्तों तो यक्स इधर जाएगा, इधर प्लस में, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों? माइनस। इसलिए दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 27 और इधर आएगा तो माइनस यक्स। तो दोस्तों हमने पहली संख्या मान लिया यक्स और दूसरी संख्या कितनी आ गई? 27 माइनस यक्स। अब इसके आगे क्या दिया है दोस्तों? और गुणनफल 182 हो, अर्थात इन दोनों संख्याओं का हमें गुणनफल कितना दिया है? 182। तो हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, अर्थात प्रश्न के अनुसार क्या दिया है दोस्तों? दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है दोस्तों? 182। तो बराबर क्या हो जाएगा? 182। दोनों संख्याओं का गुणनफल का मतलब क्या है दोस्तों? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या क्या है दोस्तों? यक्स, इसलिए हम कह सकते हैं यक्स गुणे दूसरी संख्या क्या है दोस्तों? 27 माइनस यक्स। तो लिख देते हैं 27 माइनस यक्स बराबर कितना है? 182। तो यक्स का क्या हो जाएगा दोस्तों? दोनों में गुणा। एक्स का अगर हम 27 में गुणा करेंगे कितना आएगा दोस्तों? 27 यक्स, और यक्स का माइनस एक्स में गुणा करेंगे तो यहाँ भी यक्स की घात 1, यहाँ भी यक्स की घात, कितना हो जाएगा दोस्तों? एक्स स्क्वायर, और बराबर क्या है दोस्तों? 182। तो हम इन दोनों को उधर ले जाते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस है, उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो उधर ले जाएंगे तो पहले लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लस, और 27 एक्स को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? माइनस 27 एक्स, और प्लस 182 ये अपने स्थान पे है तो प्लस 182, और दोस्तों यहाँ पर क्या बचेगा? 0, अर्थात बराबर 0। तो दोस्तों हमने इनको हल करके एक द्विघात समीकरण प्राप्त कर लिया है। हमें कहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, अर्थात संख्याओं का मान ज्ञात करना है। तो हम इसका क्या कर लेंगे दोस्तों? गुणनखंड। तो इधर कर लेते हैं दोस्तों, क्या है? यक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स प्लस 182 बराबर 0। दोस्तों गुणनखंड कैसे करते हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यक्स स्क्वायर है और यहाँ माइनस 27 एक्स है, अर्थात यक्स इसमें भी है, यक्स इसमें भी है, इसलिए ए वाले जो पद होंगे इनको क्या कहेंगे दोस्तों? चर। जबकि 182 के पास यक्स नहीं है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? अचर। तो दोस्तों
पहले अचर का गुणा हम एक्स स्क्वायर के गुणांक से करते हैं, अर्थात एक्स स्क्वायर के आगे कितना है। तो दोस्तों यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, अर्थात 1 है। तो 182 का अगर हम 1 में गुणा करेंगे कितना आएगा दोस्तों, 182 ही आएगा। अब दोस्तों 182 को इस प्रकार तोड़ना है कि उसको जोड़ने अथवा घटाने पर कितना आ जाए, 27, जबकि गुणा करने पर कितना आ जाए, 182। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए पहले हम इनका भाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर 182 का भाज्य गुणनखंड कर लेते हैं दोस्तों। लास्ट में सम संख्या है दोस्तों, अर्थात 2 से कटेगा, तो 2 9 18 और 2 1 2। अब दोस्तों आप जानते हैं 13 सत्ते 91 होता है, अर्थात 7 से हम काट सकते हैं। तो 7 1 7, कितना बचा, 2, 21, 7 3 21। अब दोस्तों 13 13 से ही कटेगा, 13 1 13। हमें क्या चाहिए दोस्तों, 27x, अर्थात इनका ऐसे गुणा करना है कि जोड़ने अथवा घटाने पर कितना आ जाए दोस्तों, 27x, जबकि गुणा करने पर कितना आ जाए, 182। तो कर लेते हैं दोस्तों, 7 दूनी 14, 14 का अगर हम 13 में गुणा करेंगे दोस्तों कितना आएगा, 182, और 14 और 13 अगर हम जोड़ देंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 27। अर्थात इसे हम कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर को आप नोट करेंगे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, कितना बार ले जाएंगे, 7 दूनी 14, 14 गुणे 13, 14 का 13 में गुणा करेंगे 182 आएगा, और 14 और 13 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 27। तो यहाँ माइनस क्या ले लेंगे, -14x, फिर इसको भी माइनस लेंगे क्योंकि माइनस माइनस जुड़ेंगे तब जाकर माइनस में आएगा, -13x, और इधर क्या है दोस्तों 182, तो 182 को नोट कर लेते हैं, बराबर 0 है तो बराबर 0। तो दोस्तों यहाँ पर हम जोड़ा मिला लेंगे, अर्थात पेयर मिला लेंगे। तो इनमें क्या कॉमन है दोस्तों, यहाँ एक्स स्क्वायर है, ये -14x है, तो x दोनों में है, अर्थात x कॉमन है, अर्थात x उभयनिष्ठ है। तो x को बाहर निकाल लेंगे, क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर बचेगा x, और माइनस है तो माइनस, यहाँ पर एक ही x था, x हमने कॉमन ले लिया तो x यहाँ से हट जाएगा, क्या बचेगा दोस्तों, 14। और इसमें क्या कॉमन है दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पर माइनस है, अर्थात माइनस में कॉमन लेंगे, तो माइनस हमने लगा दिया, और यहाँ पर 13x है, यहाँ 182, तो दोस्तों 13 इसमें कॉमन है, क्योंकि 13 का गुणा अगर हम 14 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 182। तो 13 यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा दोस्तों, हमने 13 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x, और जब हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, अर्थात प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, और हमने 13 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर कितना बचेगा दोस्तों, 14, क्योंकि 13 गुणे 14 करेंगे कितना आएगा, 182, बराबर 0 है दोस्तों, बराबर 0 को हमने नोट कर लिया। अब दोस्तों आप देख सकते हैं x - 14 यहाँ पर भी है, x - 14 यहाँ पर भी है, तो ये दोनों कॉमन है, इसलिए दोनों को एक बार लिख लेंगे। तो x - 14, इधर क्या बचा दोस्तों, x, और इधर क्या बचा, -13, बराबर 0। तो दोस्तों x - 14 और x - 13 बराबर क्या है, 0। इसे हम बारी बारी से बराबर 0 कर लेंगे दोस्तों, अर्थात यदि x - 14 बराबर 0, पहले इसको बराबर 0 करेंगे दोस्तों, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -14 इधर आएगा तो +14। फिर दोस्तों इसको कर लेते हैं, यदि x - 13 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, -13 इधर आएगा तो +13। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं x की वैल्यू 2 आई है, एक 14 आई है, एक 13। तो यहाँ पे हमने पहली संख्या को क्या माना था दोस्तों, x, अर्थात पहली संख्या 14 भी हो सकती है, पहली संख्या 13 भी हो सकती है। तो और दूसरी संख्या क्या आई थी दोस्तों, दूसरी संख्या यहाँ पर आई थी 27 - x, तो 27 में से यदि 14 घटा देंगे तो भी दूसरी संख्या आ जाएगी, और 27 में से अगर हम 13 घटा देंगे तो भी दूसरी संख्या आ जाएगी। अर्थात यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यदि दोस्तों यदि हम पहली संख्या किसे मान लेते हैं, 14 को, यदि पहली संख्या 14 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी दोस्तों, दूसरी संख्या क्या है, 27 - x, अर्थात 27 - x का मान क्या हमने लिया दोस्तों अभी, 14, तो घटाएंगे कितना हो जाएगा, 13। अर्थात यदि पहली संख्या 14 हो तो दूसरी संख्या कितनी होगी, 13। अब ले लेते हैं, यदि पहली संख्या 13 हो, यदि पहली संख्या 13 हो तो दूसरी संख्या
दोस्तों यदि पहली संख्या क्या हो 13, अर्थात x का मान यदि हम ले लेते हैं 13, तो दूसरी संख्या क्या होगी दोस्तों 27 माइनस 13, अर्थात 27 माइनस 13, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा दोस्तों 14। तो इस प्रकार यदि पहली संख्या 14 हो तो दूसरी संख्या 13 हो जाएगी, और यदि पहली संख्या 13 हो तो दूसरी संख्या 14 हो जाएगी। तो दोस्तों आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा, और इस टाइप के जितने भी प्रश्न रहेंगे आप उसे सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों आप इसे पोज करके नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके दोस्तों, आते हैं अगले प्रश्न पर। तो प्रश्न संख्या 5वें का खा क्या है दोस्तों, उस रेखा पर जो अक्षों से ए और बी का अंतःखंड काटती है मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p है, तो सिद्ध कीजिए कि 1/p² बराबर 1/a² प्लस 1/b²। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को हल करते हुए पहले हम फिगर बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका हल कर लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, उस रेखा पर जो अक्षों से, यहाँ किसकी बात की गई है दोस्तों, अक्ष की। तो पहले हम अक्ष बना लेते हैं। ये जो होता है दोस्तों ऊर्ध्वाधर लाइन, इसे हम क्या कहते हैं वाई अक्ष, अर्थात वाई डैश। और दोस्तों ये जो क्षैतिज लाइन होती है इसे हम क्या कहते हैं एक्स अक्ष, अर्थात एक्स डैश। और दोस्तों यहाँ पर ये दोनों जहाँ काटती हैं एक दूसरे को, प्रतिच्छेद करती हैं, उसे क्या कहते हैं मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है दोस्तों 0,0, अर्थात यहाँ x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। तो दोस्तों कहा है उस रेखा पर, कोई हमें रेखा दिया गया है जो अक्षों से a और b, तो दोस्तों पहला क्या दिया है a, अर्थात x अक्ष पे कितनी दूरी है a, और दोस्तों दूसरा क्या दिया है b, अर्थात y अक्ष की कितनी दूरी है b, तो हम मान लेते इतना क्या है दोस्तों b का अंतःखंड काटती है, अर्थात इन दोनों को मिलाती हुई एक रेखा खींचा गया है। ये क्या हो गया दोस्तों, एक रेखा खींचा गया है, अर्थात उस रेखा पर, तो वह रेखा कौन सी हो गई, ये वाली, जो अक्षों से a और b का, अक्षों से अर्थात x अक्ष से a दूरी पर तथा y अक्ष से b दूरी पर का अंतःखंड काटती, अर्थात एक दूसरे को काटती है मूल बिंदु से। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है मूल बिंदु, क्षैतिज रेखाएं और ऊर्ध्वाधर रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, उसे हम क्या कहते हैं मूल बिंदु। तो मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p है। यहाँ से दोस्तों एक लंब डाला जाता है और इस लंब की लंबाई कितनी है दोस्तों p है। फिर क्या दिया दोस्तों, तो सिद्ध कीजिए कि 1/p² बराबर 1/a² प्लस 1/b²। तो दोस्तों यहाँ पर हमें सिद्ध करना है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ सूत्र लगेंगे जो आपको पता होना चाहिए। जैसे दिया है उस रेखा पर जो अक्षों से a और b का अंतःखंड काटती है, तो दोस्तों इसका एक समीकरण होता है, लिख लेते हैं। उस रेखा पर जो अक्षों से a और b का अंतःखंड काटती है, का समीकरण, अर्थात दोस्तों उस रेखा पर जो अक्षों से a और b का अंतःखंड काटती है का समीकरण क्या होता है दोस्तों, ये होता है x/a प्लस y/b बराबर 1। या दोस्तों हम एक को अगर इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा x/a प्लस y/b माइनस, इधर प्लस है दोस्तों, इधर आएगा तो -1, और इधर क्या बचेगा दोस्तों 0। और दोस्तों रेखा का समीकरण क्या होता है, रेखा का समीकरण दोस्तों आपने पढ़ा होगा रैखिक समीकरण में ना। तो रेखा का समीकरण क्या होता है दोस्तों, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो दोस्तों हम इसे मान लेते हैं समीकरण 1 और इसे मान लेते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 की क्या कर देते हैं दोस्तों तुलना। यहाँ पर क्या है x और यहाँ पर भी x, a के स्थान पे क्या है दोस्तों यहाँ पर 1/a, इसे हम लिख सकते हैं ना दोस्तों 1/ax 1/by माइनस 1 बराबर 0। अर्थात लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर क्या हो जाएगा दोस्तों, a के स्थान पे क्या है, चूंकि ax है यहाँ पर क्या है x/a, तो x के बराबर हो जाएगा।
और ए के स्थान पे क्या है दोस्तों 1/a, अर्थात a बराबर है 1/a। और दोस्तों b बराबर क्या होगा 1/b, अर्थात b बराबर हो जाएगा 1/b। और क्या है दोस्तों प्लस c, अर्थात a वाला जो है वो किसकी वैल्यू है c की वैल्यू, तो c बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों -1। तो इस प्रकार दोस्तों हमने a b c की वैल्यू निकाल लिया। अब दोस्तों कहा है मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, तो दोस्तों लंब का समीकरण क्या होता है उसे लिख लेते हैं। तो लंब का समीकरण ये दोस्तों होता है P बराबर ax1 प्लस by1 प्लस c बटा √a² प्लस b²। दोस्तों ये किसका समीकरण होता है लंब का समीकरण। किंतु हमें क्या दिया है दोस्तों मूल बिंदु से डाले गए लंब, अर्थात लंब कहाँ से डाला जा रहा है मूल बिंदु से। तो जो दोस्तों यहाँ पर x1 y1 है उसका मान कितना दिया है 0,0। तो यहाँ लिख देते हैं चूंकि लंब मूल बिंदु से डाला जाता है, इसलिए दोस्तों क्या होगा, अर्थात जो निर्देशांक होगा x1, y1 का मान वो कितना होगा दोस्तों, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है 0,0, अर्थात x1, y1 बराबर हो जाएगा 0,0, अर्थात x1 का मान भी 0 और y1 का मान भी 0। तो दोस्तों इस समीकरण में हम a b c की वैल्यू रख देते हैं और x1 और y1 की वैल्यू रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां हल कर लेते हैं। तो लंब का समीकरण क्या है दोस्तों P बराबर, तो P बराबर क्या है ax1, a का मान कितना है दोस्तों 1/a, तो 1/a गुणे यहाँ पर क्या है दोस्तों x1 का मान क्या है 0, क्योंकि निर्देशांक क्या है 0,0। फिर क्या है दोस्तों प्लस by1, तो प्लस b का मान क्या है दोस्तों 1/b, तो 1/b हमने रख दिया गुणे y1 कितना होगा दोस्तों, y1 भी हो जाएगा 0। और क्या है दोस्तों प्लस c का मान कितना है दोस्तों -1, तो -1/√, क्या है दोस्तों √a² प्लस b²। a का मान कितना है दोस्तों 1/a, अर्थात 1/a का स्क्वायर, प्लस b का मान कितना है दोस्तों 1/b, तो 1/b का होल स्क्वायर। इसे हल कर लेते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा P बराबर दोस्तों 1/a का गुणा अगर आप 0 में करेंगे कितना हो जाएगा 0, 1/b का गुणा करेंगे 0 में तो कितना हो जाएगा 0, और कितना बचेगा दोस्तों केवल -1, तो हो जाएगा -1/√। ये क्या हो जाएगा दोस्तों 1 का स्क्वायर 1 होगा, a का स्क्वायर a², प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, b का स्क्वायर b²। तो दोस्तों ये जो है ये इधर चला आएगा और p को हम नीचे कर देते हैं, अर्थात इसका इधर गुणा होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों √1/a² प्लस 1/b² बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों p नीचे चला आएगा, अर्थात -1/p। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर अंडर है, तो अंडर हटाने के लिए हम क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो कर देते हैं दोस्तों दोनों पक्षों का, दोस्तों जगह नहीं है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका होल वर्ग कर देते हैं, क्या हो जाएगा √1/a² प्लस 1/b² का होल वर्ग, अर्थात होल स्क्वायर बराबर -1/p का होल स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर से √ कट जाएगा, अर्थात क्या बचेगा 1/a² प्लस 1/b²। तो यहाँ लिख देते हैं, अर्थात 1/a² प्लस 1/b² बराबर यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का प्लस, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और p का स्क्वायर p², अर्थात 1/p²। तो दोस्तों हमें क्या सिद्ध करना था, 1/p² बराबर 1/a² प्लस 1/b²। तो सिद्ध हो गया है दोस्तों 1/p² बराबर 1/a² प्लस 1/b²। तो इसे हम पहले लिख लेते हैं दोस्तों 1/p² बराबर 1/a² प्लस 1/b²। तो दोस्तों ये क्या हो गया प्रूव्ड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं दोस्तों इति सिद्धम। तो दोस्तों आशा करते हैं प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसे पोज करके नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ओके दोस्तों, आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5वें का गा क्या है दोस्तों? एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की परिधि 24 पाई सेंटीमीटर तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमें दिया है लंब वृत्तीय शंकु के आधार की परिधि और ऊंचाई दिया है तथा शंकु का आयतन पूछ रहा है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों में पहले हम फिगर बनाते हैं अर्थात चित्र बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर किसकी बात की गई है? शंकु की बात। शंकु क्या होता है दोस्तों? तो जो हम होली के दिन टोपी पहनते हैं वो किस आकार का होता है? शंकु के आकार का होता है। या फिर जो आप क्रीम वाला कुल्फी खाते हैं वो भी किस आकार का होता है दोस्तों? शंकु के आकार का। तो पहले हम दोस्तों शंकु बना लेते हैं। शंकु किस प्रकार का होता है? ऐसे होता है। शंकु का जो निचला भाग होता है दोस्तों वो क्या होता है? वृत्त होता है। तो हमें दिया है एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की परिधि। आधार की परिधि हमें दिया अर्थात जो वृत्त की परिधि है वो हमें दिया है 24 पाई सेंटीमीटर है तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, और दोस्तों क्या दिया है? इस शंकु की ऊंचाई कितना है? 5 सेंटीमीटर है। तो पूछा क्या है दोस्तों? शंकु का आयतन। तो इसका हल कर लेते हैं दोस्तों। पहले दोस्तों जो कुछ दिया है हम उसे लिख लेते हैं। क्या दिया है? शंकु के आधार की परिधि। हमें क्या दिया दोस्तों? शंकु के आधार की परिधि कितना दिया है दोस्तों? 24 पाई सेंटीमीटर। तो क्या हो गया दोस्तों? 24 पाई। अब दोस्तों शंकु के आधार की परिधि अर्थात वृत्त की परिधि। तो दोस्तों वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। अर्थात हमें क्या दिया है? 2 पाई आर का मान कितना दिया है दोस्तों? 24 पाई। तो दोस्तों आर का मान निकाल लेते हैं। आर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 24 पाई, और ये क्या चलाएगा दोस्तों? नीचे, अर्थात बटा 2 पाई। तो आप देख सकते हैं पाई पाई कट जाएगा और 2 से 24 में भाग देंगे तो काट देते हैं दोस्तों। 2 एक कम 2, 2 दूना 4। तो आर का मान कितना आ गया दोस्तों? 12, और हमें किस में दिया था? सेंटीमीटर में। तो आर का मान हो गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अर्थात त्रिज्या आ गई 12 सेंटीमीटर। अब हमें क्या दिया है दोस्तों? ऊर्ध्वाधर ऊंचाई अर्थात शंकु की ऊंचाई हमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो इसे भी लिख लेते हैं। तथा शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, इसे h से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। तो कितना दिया है हमें? 5 सेंटीमीटर, अर्थात h बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या पूछा गया है दोस्तों? शंकु का आयतन। तो आपको पता होना चाहिए कि शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है। तो लिख लेते हैं दोस्तों। इसलिए शंकु का आयतन क्या होता है दोस्तों? इसका फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इस फार्मूले पर हम आर और एच की वैल्यू को रख देते हैं। 1/3 गुणे पाई का मान क्या होता है दोस्तों? 22/7 गुणे आर का मान कितना हमें प्राप्त हुआ है? 12। तो हम 12 का स्क्वायर भी कर सकते हैं या 12 गुणे 12 2 बार लिख सकते हैं। और क्या है दोस्तों? यच। तो गुणे यच का मान कितना है? 5। अब जो कट रहा है दोस्तों उसे काट देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 3 से 12 कटेगा तो 3 एकम 3, 3 चौक 12। और कुछ कटेगा दोस्तों? 7 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो अब जब नहीं कट रहा है तो सीधे सीधे गुणा कर देंगे, अर्थात 22 का 4 में गुणा कर देंगे। कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। और क्या बचा दोस्तों ऊपर? 12 पच्चे 60 बटा 7 है तो बटा 7 कर लेंगे। अब इसका भी गुणा कर लेते हैं। तो 6 अट्ठे 48 का 8 हासिल हो जाएगा 4। 6 अट्ठे 48, 48 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा? 52। और यहाँ 0 है तो 0 नोट कर लेते हैं बटा 7। दोस्तों आप इतना भी कर सकते हैं या इससे डिवाइड भी कर सकते हैं। तो आपका आंसर इतना भी सही है या फिर हम डिवाइड कर देते हैं। तो भाग दे दीजिए। कितनी बार जाएगा दोस्तों? 7 बार। 7 सत्ते 49, कितना बचा? 3। 3 इसमें आएगा तो कितना हो जाएगा? 38। 7 पच्चे 35, कितना बचा दोस्तों? फिर से 3 इसमें जाएगा कितना हो जाएगा? 30। कितनी बार जाएगा? 7 चौक 28। अब कितना बचा है दोस्तों? 2। 10 नो लगाएंगे तो 1 0 बढ़ा सकते हैं। तो 2 बचा था, कितना हो जाएगा? 20। कितनी बार जाएगा दोस्तों? 2 बार। 7 दूनी 14। अब कितना बच गया है? 6। 10 नो लगाए 0 बढ़ा सकते हैं 60। 7 अट्ठे 56। तो दोस्तों इस प्रकार ये आता चला जाएगा। तो दशमलव के बाद हम 2 अंक तक ले जाते हैं। तो इतना क्या हो गया दोस्तों? सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करने के लिए कहा था? आयतन। तो चूंकि
हमें जो लंबाई दिया है वो सेंटीमीटर में दिया है, तो आयतन क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो दोस्तों ये हो गया आपका आयतन। तो दोस्तों आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार के जितने भी प्रश्न होंगे आप उसे सॉल्व कर लेंगे। तो आप इसे पोज करके नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5 का घ क्या है दोस्तों, निम्नलिखित बंटन, ये जो बंटन है दोस्तों अर्थात वितरण जो है वह एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब भत्ता को दर्शाता है। माध्य जेब भत्ता 18 रुपया है, लुप्त बारंबारता यफ ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें क्या दिया है, माध्य जेब भत्ता 18 रुपया, अर्थात हमें माध्य दे दिया है और क्या ज्ञात करना है दोस्तों, लुप्त बारंबारता यफ ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या दिया है, माध्य जेब भत्ता दिया है, अर्थात दोस्तों हम पहले माध्य निकालेंगे, अर्थात यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा वो माध्य वाला ही लगेगा। तो दोस्तों पहले क्षैतिज रूप में लिखा गया है, हम इसे ऊर्ध्वाधर रूप में लिख लेते हैं। तो इसका हल कर लेते हैं दोस्तों। हमें क्या दिया है, दैनिक जेब भत्ता और बच्चों की संख्या। यहां लिख लेते हैं दैनिक जेब भत्ता, किसमें दिया है दोस्तों, रुपए में। और क्या दिया है, बच्चों की संख्या। ठीक है दोस्तों, तो क्या दिया है, दैनिक जेब भत्ता 11 से 13, 13 से 15, ऐसे 23 से 25 तक। तो 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और दोस्तों 23 से 25, 25 तक दिया ना दोस्तों। हाँ, और दोस्तों बच्चों की संख्या क्या दिया है, 7, 6, 9, 13, 7, 6, 9, 13, यफ 5, 4, यफ 5, 4। ठीक है दोस्तों, ये आपको दिया गया है। तो दोस्तों पहले हमें पता होना चाहिए माध्य का फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों, माध्य, इसे हम एक्स बार से प्रदर्शित करते हैं, बराबर होता है दोस्तों सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। ठीक है दोस्तों, अर्थात हमें जब माध्य दिया है तो हमें क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई और सिग्मा एफ आई। दोस्तों ये जो बच्चों की संख्या दिया गया है ए एफ आई दिया गया है। एक्स आई दोस्तों हम कैसे निकालेंगे, एक्स आई का मतलब होता है मध्य बिंदु। ये जो हमें बिंदु दिए गए हैं इनके मध्य का हम बिंदु ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर एक खाना और बनाएंगे, यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों मध्य बिंदु। इसे किससे प्रदर्शित करेंगे दोस्तों, एक्स आई से। तो निकाल लेंगे 11 और 13 के बीच में क्या आएगा दोस्तों, 12। 11 के बाद क्या आएगा, 12, फिर आएगा ना 13। तो 11 और 13 के बीच में क्या आएगा, 12। 13 15 के बीच में दोस्तों 14। 15 17 के बीच में दोस्तों 16। 17 19 के बीच में 18। 19 21 के बीच में 20। 21 23 के बीच में 22 और दोस्तों 23 25 के बीच में 24। ठीक है दोस्तों, आप मध्य बिंदु दोस्तों दूसरे प्रकार से भी ज्ञात कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़कर बटा 2। जैसे दोस्तों 11 + 13 बटा 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 1 4 और 1 1 2 अर्थात 24 बटा 2। तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4 आ जाएगा दोस्तों 12। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 12 आया है। तो इस प्रकार भी आप मध्य बिंदु ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों हमें क्या चाहिए, एफ आई एक्स आई, अर्थात एफ आई और एक्स आई का गुणा करना है। तो यहाँ एक और खाना बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों आप एफ आई इंटू एक्स आई, अर्थात एफ आई और एक्स आई का गुणा करना है। तो गुणा कर देते हैं दोस्तों, 12 सत्ते 84, 14 छक 84, 16 नामा दोस्तों 144, 18 का 13 में करना है दोस्तों, तो 13 से कर देते हैं, 13 8 104 का 4 हासिल कितना हो जाएगा दोस्तों 10। 13 कम 13 13 10 23। 20 का दोस्तों एफ में करेंगे कितना हो जाएगा 20 एफ। 5 का 22 में करेंगे तो 5 दूना 10 का 0 हासिल 1, 5 दूना 10 1 11। 4 का कर देते हैं दोस्तों, 4 चौक को 16 का 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9 कितना आ गया दोस्तों 96। अब हमें क्या चाहिए दोस्तों, सिग्मा चाहिए। सिग्मा का मतलब क्या होता है दोस्तों, जोड़, अर्थात एफ आई एक्स आई वाले को हम जोड़ देंगे और एफ आई वाले को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर निकालेंगे दोस्तों योग, यहाँ निकाल लेते हैं योग। योग किसका हमें चाहिए, एफ आई का चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों, एफ आई और एफ आई एक्स आई का।
तो एफ आई का निकाल लेते हैं सिग्मा एफ आई बराबर जोड़ लेते हैं दोस्तों 7 6 13 13 9 9 3 12 यानी 22 22 3 25 10 35 35 5 40 40 में 4 जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 44 अर्थात 44 और दोस्तों प्लस एफ हो जाएगा। एफ क्या होगा अलग रहेगा तो हो जाएगा प्लस एफ। ठीक है दोस्तों, इसे अगर आप जोड़ेंगे कितना आएगा दोस्तों, जोड़ लेते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों 20 एफ इसके साथ एफ लगा हुआ है अर्थात ये अलग रहेगा तो अन्य को हम जोड़ लेते हैं इसको छोड़ करके। 4 4 8 4 12 4 16 16 0 16 ही होगा 16 6 22 का 2 हासिल कितना हो जाएगा दोस्तों 2 8 8 16 4 20 3 23 1 24 24 में 9 जोड़ेंगे दोस्तों कितना होगा 9 4 13 अर्थात 33 33 और हासिल कितना था दोस्तों 2 यानी 35 का 5 हासिल कितना हो जाएगा फिर से 3 3 1 4 4 2 6 6 1 7 कितना हो जाएगा दोस्तों 752 और ये प्लस 20 एफ है प्लस 20 एफ नोट कर लेंगे। तो दोस्तों हमने एफ आई एक्स आई निकाल लिया और एफ आई निकाल लिया। अब इस फार्मूले में हम रख देते हैं तो माध्य एक्स बार का मान कितना दिया है दोस्तों 18 18 बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना दिया है दोस्तों 752 प्लस 20 एफ लिख लेते हैं 752 प्लस 20 एफ बटा सिग्मा एफ आई कितना आया है दोस्तों 44 प्लस एफ। अब दोस्तों इसका क्या हो जाएगा तिर्यक गुणा अर्थात हो जाएगा 18 गुणे 44 प्लस एफ इधर क्या है 752 प्लस 20 एफ गुणा कर देते हैं दोस्तों 18 का 44 में करना है यानी 44 गुणे 18 तो 8 चौक 32 का 2 हासिल 3 8 चौक 32 3 35 1 का 4 में करेंगे 4 1 का 4 में करेंगे 4 कितना आएगा दोस्तों 2 5 4 9 4 3 7 अर्थात आ गया 792। तो ये क्या है दोस्तों रफ वर्क है। तो 18 का 44 हमने गुणा किया कितना आ गया 792 और क्या है प्लस 18 का एफ में गुणा करेंगे 18 एफ बराबर क्या होगा दोस्तों 752 प्लस 20 एफ। तो दोस्तों एफ वाले को हम एक साइड कर लेते हैं और इस वाले को एक साइड। यहाँ क्या है 792 अगर इसे इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों -752 इधर क्या है दोस्तों 20 एफ 18 एफ को उधर ले जाएंगे तो -18 एफ हो जाएगा। तो 792 में से 752 को घटा देते हैं 2 में से 2 जाएगा 0 9 में से 5 जाएगा 4 और 7 7 कट जाएंगे अर्थात 40। 20 एफ में से दोस्तों 18 एफ घटाएंगे कितना बचेगा 2 एफ। तो दोस्तों एफ का मान अगर आप निकालेंगे तो 2 नीचे चला आएगा अर्थात एफ बराबर हो जाएगा 40/2 काट दीजिए 2 1 कम 2 2 दूना 4 और 0 नोट कर लेंगे अर्थात एफ बराबर कितना आ गया दोस्तों 20। तो दोस्तों इस प्रकार लुप्त बारंबारता एफ का मान कितना आ गया 20। तो दोस्तों आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आप इसे पोज करके नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 6 का क्या है दोस्तों 2 क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं क्या कहा है दोस्तों सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमें संख्या पता नहीं है उसके वर्गों का योगफल पता है संख्या को ज्ञात करना है। तो इसे हल कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या कहा है दोस्तों 2 क्रमागत यानी जो क्रम से आते हैं सम संख्याओं का अर्थात अगर हम पहला यक्स मान लेते हैं दोस्तों तो दूसरा सम संख्या क्या होगा सम संख्या कब प्राप्त होगा दोस्तों अगर हमने यक्स को सम मान लिया है तो जब हम सम संख्या में 2 को जोड़ते हैं तभी हमें सम संख्या प्राप्त होती है। जैसे हमारे पास अगर 4 है तो 4 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तभी 6 जो कि सम संख्या प्राप्त होगी। अगर 4 में हम 1 जोड़ देंगे तो ये विषम हो जाएगा अर्थात जब सम संख्याओं में हम सम को जोड़ेंगे तब सम प्राप्त होगा अगर सम संख्याओं में हम विषम को जोड़ देंगे तो विषम प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों हमें कहा है 2 क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं तो अगर हम पहले सम संख्या को यक्स मान लेते हैं तो दूसरे के लिए हमें क्या जोड़ना पड़ेगा दोस्तों 2। तो लिख लेते हैं माना 2 क्रमागत सम संख्याएं क्या है दोस्तों यक्स तथा पहला यक्स हो गया दूसरा क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे x + 2 है। ठीक है दोस्तों क्या कहा है उनके वर्गों का योगफल। तो प्रश्नानुसार क्या कहा है दोस्तों उनके वर्गों का योगफल यानी इन दोनों संख्याओं का पहले वर्ग करना है अर्थात x का वर्ग और x + 2 का वर्ग
और उनके वर्गों का योगफल अर्थात इनको जोड़ देना है। कितना दिया है दोस्तों? 244। ठीक है दोस्तों, अब इसे हल कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? एक्स का स्क्वायर प्लस ये कितना होगा दोस्तों? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। दोस्तों आप जानते हैं एक फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यही फार्मूला दोस्तों यहाँ पर लगेगा क्योंकि x प्लस 2 का होल स्क्वायर है। तो क्या होता है? ए स्क्वायर अर्थात पहले का स्क्वायर तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अर्थात 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों? 2 दूना 4 प्लस 2ab। तो 2 क्या है दोस्तों? फार्मूले का है गुणे ए के स्थान पे क्या है? x गुणे बी के स्थान पे क्या है? 2 और बराबर क्या है दोस्तों? 244। दोस्तों एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर और प्लस क्या है दोस्तों? 4 फिर प्लस दोस्तों इसका गुणा हो जाएगा 2 दूना 4x अर्थात 4x बराबर क्या हो जाएगा? 244। तो दोस्तों इसको इधर ले आते हैं। यहाँ पर क्या है? 2x स्क्वायर। अब पहले हम लिख लेते हैं प्लस 4x को और क्या है? प्लस 4। इसे इधर लाएंगे तो माइनस 244 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 0 या 2x स्क्वायर प्लस 4x। दोस्तों यहाँ 244 में से अगर 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस 240 बराबर 0। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 यहाँ पर भी है 4 यहाँ 240 अर्थात तीनों सम संख्याएं हैं अर्थात तीनों में 2 कॉमन है। तो तीनों में से 2 बाहर निकाल लेंगे, क्या बचेगा दोस्तों? यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 यहाँ 2x माइनस यहाँ भी 2 निकालिए तो 2 1 कम 2 2 दूना 4 0 बराबर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है दोस्तों, इसका मान निकालेंगे तो 2 क्या हो जाएगा दोस्तों? नीचे चला आएगा अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 बराबर क्या हो जाएगा? 0/2। तो दोस्तों जिसका अंश 0 होता है उसका मान 0 ही होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 बराबर क्या आ जाएगा? 0। तो दोस्तों ये क्या है? एक द्विघात समीकरण है, तो इसे हम हल कर लेते हैं। तो दोस्तों द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं? पहले अचर पद का गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक से। तो एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है अर्थात 1 है। तो 120 का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा दोस्तों? 120 ही आएगा। अब दोस्तों 120 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने अथवा घटाने पर कितना आ जाए? 2, जबकि गुणा करने पर कितना आ जाए? 120। तो दोस्तों इसका पहले हम क्या कर लेते हैं? अभाज्य गुणनखंड 120 का। 2 से कटेगा 2 छक 12 2 तिया 6 तो 2 1 कम 2 1 इसमें जाएगा 10 2 पच्चे 10 कितने से कटेगा दोस्तों? 3 से 3 पच्चे 15 5 1 कम 5। तो दोस्तों इसे आपस में गुणा करके इस प्रकार बैठाना है कि जोड़ने अथवा घटाने पर कितना आ जाए? 2 और गुणा करने पर कितना आए? 120 अर्थात सभी संख्याओं को लेना है। तो क्या कर लेते हैं दोस्तों? 2 दूना 4 दूनी 8 5 तिया 15 तो 15 अट्ठे लेकिन 15 में से 8 जाएगा 7 तो ये नहीं होगा दोस्तों। क्या लेते हैं? 3 दूनी 6 दूनी 12 और 5 दूना 10 अर्थात 12 दहा में 120 और 12 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा दोस्तों? 2। तो हम इसे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों? 12x माइनस 10x अर्थात 12 दहा में कितना हो जाएगा? 120 और 12x में से 10x जाएगा कितना बचेगा? प्लस 2x। तो यहाँ पर है माइनस 120 नोट कर लेंगे बराबर 0। अब दोस्तों हम पेयर मिला लेते हैं अर्थात जोड़ा बना लेते हैं। क्या कॉमन है दोनों में? x। क्या बचेगा दोस्तों? x प्लस 12। इधर देखिए दोस्तों क्या है? माइनस 10 कॉमन है दोनों में, 10 से भी कट जाएगा और a भी। यहाँ माइनस इसलिए माइनस 10 कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा? x। जब दोस्तों हमने माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 12 दहा में 120 अर्थात आ जाएगा 12 बराबर 0 तो बराबर 0। या दोस्तों इन दोनों में आप देख सकते हैं x प्लस 12 सेम है तो x प्लस 12 लिख लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा दोस्तों? x और यहाँ बचेगा माइनस 10 बराबर 0। तो दोस्तों ये दोनों बराबर 0 है अर्थात इनको बारी बारी से हम 0 कर देते हैं। तो लिखेंगे यदि x प्लस 12 बराबर 0 तो दोस्तों x बराबर क्या हो जाएगा? 12 इधर आएगा माइनस 12। तो दोस्तों यहाँ पर क्या कहा गया है? धनात्मक अर्थात यहाँ पर आ गया है ऋणात्मक तो यह मान्य नहीं होगा। तो दोस्तों लिख देंगे मान्य नहीं होगा। दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या बचा है? x माइनस 10। तो यदि x माइनस 10 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? माइनस 10 से उधर जाएगा प्लस 10 और ये धनात्मक चिन्ह अर्थात ये मान्य होगा। तो x का मान कितना आ गया? 10। x को हमने क्या माना था दोस्तों? सम संख्याएं। तो
तो पहली सम संख्या क्या थी दोस्तों x, दूसरी क्या है x प्लस 2। अतः हम लिख लेंगे अतः दो धनात्मक सम संख्याएं क्या हो जाएंगी दोस्तों। पहला हमने माना था x का मान कितना आया 10, तथा दूसरा क्या था दोस्तों x प्लस 2, अर्थात 10 में हम क्या जोड़ देंगे 2, तो कितना हो जाएगा 12 होगी। अर्थात दो धनात्मक सम संख्याएं 10 तथा 12 होंगी। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसे नोट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 6 का खा है दोस्तों, दी गई आकृति में, देखिए दोस्तों यहाँ पर दी गई आकृति है तो इसके बारे में बात की जा रही है। दी गई आकृति में त्रिज्य खंड OACB, दोस्तों क्या कह रहा है OACB, ये क्या है दोस्तों एक त्रिज्य खंड है। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, यहाँ पर देखिए दोस्तों एक वृत्त बनाया गया है इस प्रकार, और इसकी त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त जिसका केंद्र क्या है दोस्तों O है। देखिए दोस्तों यहाँ से क्या बनाया गया है, एक वृत्त बनाया गया है और इसकी त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका केंद्र क्या है दोस्तों O है। का चतुर्थांश है, इसका ये क्या है दोस्तों एक चतुर्थांश है, अर्थात चौथा भाग है। यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर, हमें दोस्तों OD कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये जो छायांकित भाग है, जो छायांकित किया गया है, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, क्योंकि ये जो पूरा है ये क्या है एक वृत्त का चतुर्थांश है, ठीक है दोस्तों, पूरा क्या है चतुर्थांश। और यहाँ आप देख सकते हैं जो इतना है ये क्या है एक त्रिभुज है। तो दोस्तों अगर हम पूरे में से अर्थात चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से इस वृत्त के क्षेत्रफल को निकाल देंगे तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। पहले हम पूरे का क्षेत्रफल ले लेते हैं और पूरे में से, पूरे का मतलब क्या है दोस्तों चतुर्थांश का क्षेत्रफल, और उसमें से हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देते हैं तो क्या बचेगा दोस्तों केवल ये छायांकित भाग बचेगा, अर्थात छायांकित भाग का क्षेत्रफल बचेगा। तो इसका हल कर लेते हैं दोस्तों। क्या हो जाएगा, पहले हमें दिया क्या है दोस्तों उसे लिख लेते हैं। हमें दिया है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, यानी वृत्त की त्रिज्या दिया है, वृत्त की त्रिज्या R का मान कितना दिया है दोस्तों 3.5 सेंटीमीटर, और क्या दिया है दोस्तों का चतुर्थांश है, मतलब एक चतुर्थांश है। यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर, और हमें क्या दिया है OD बराबर 2 सेंटीमीटर तथा OD बराबर 2 सेंटीमीटर, और दोस्तों यही जो त्रिज्या है वही क्या है OB है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं R बराबर 3.5 सेंटीमीटर या OB बराबर R बराबर 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि यही जो OB है वो क्या है दोस्तों त्रिज्या है। तो अब जाकर हम इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, ये पूरा क्या है चतुर्थांश है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस इसमें से क्या घटा देंगे दोस्तों, पूरे चतुर्थांश में से हम किसको घटा देंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल को, तो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अर्थात छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है दोस्तों। या ये बराबर हो जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, क्षेत्रफल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो चतुर्थांश अर्थात 1/4 भाग, तो क्या हो जाएगा दोस्तों चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर, माइनस है माइनस। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों 1/2 गुणे लंब गुणे आधार। तो लंब क्या है दोस्तों यहाँ पर OD है, गुणे आधार क्या है दोस्तों OB है। तो हम मान रख देते हैं दोस्तों 1/4, पाई का मान कितना होता है 22/7, गुणे R का मान दोस्तों हमें कितना दिया है 3.5, तो R स्क्वायर है अर्थात 3.5 का हम होल स्क्वायर कर सकते हैं, या फिर 3.5 गुणे 3.5 2 बार लिख सकते हैं, माइनस 1/2 गुणे
OD का मान क्या है दोस्तों, OD का मान है 2 सेंटीमीटर गुणे OB का मान क्या है दोस्तों, आधार क्या है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब इसे हल कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों 2 से कटेगा 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 यानी 11 आ जाएगा। और दोस्तों 7 पच्चे 35 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 एक कम 7, और इसे काटेंगे तो क्या लगा देंगे दोस्तों, दशमलव है तो 0 दशमलव पहले चला आएगा, 7 पच्चे 35। अब कुछ नहीं कटेगा दोस्तों, अब सीधे सीधे गुणा कर देते हैं, अर्थात 11 का पहले कर देते हैं गुणा 0.5 में, तो क्या हो जाएगा 11 पच्चे 55 का 5 हासिल 5, 11 का 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। एक अंक पे दशमलव, तो एक अंक पे हमने दशमलव लगा दिया। गुणे और क्या बचा है दोस्तों, 3.5 बचा है। नीचे दोस्तों अभी 2 बचा हुआ है तो बटा 2 कर देते हैं, माइनस इधर देखिए दोस्तों 2 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 3.5। इसे हल कर लेते हैं दोस्तों, इसका गुणा कर देते हैं पहले, क्या हो जाएगा 5.5 गुणे 3.5, तो 5वां 25 का 5 हासिल 2, 5वां 25 और 2 27, 3 पच्चे 15 का 5 हासिल 1, 3 पच्चे 15 और 1 16, तो जोड़ देते हैं दोस्तों 5, 7 5 12 का 2 हासिल 1, 6 2 8 1 हासिल 9, और 1 यहाँ पर है दोस्तों, क्या हो जाएगा 1। देखिए दोस्तों एक अंक पे दशमलव ऊपर लगा है, एक अंक पे दशमलव नीचे, अर्थात टोटल कितने हो जाएंगे 1 2, तो 2 अंक पे हम क्या लगा देंगे दशमलव, अर्थात आ गया 19.25, और बटा क्या है दोस्तों 2 बटा 2 माइनस 3.5। ठीक है दोस्तों, इसे इधर हल कर लेते हैं। तो दोस्तों हम पहले 2 से इसे डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं, तो यहाँ पर क्या है 19, कितनी बार जाएगा 2 9 18, 9 बार जाएगा, तो 2 9 18 बचा एक इसमें जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 12, और जो दशमलव है दशमलव नोट कर लेते हैं, तो 2 6 12। यहाँ पर क्या बचा दोस्तों 5, तो 2 दूना 4, 1 बचा। जब दशमलव लगा है दोस्तों तो 0 बढ़ा सकते हैं, यानी कितना हो जाएगा 10, तो 2 पच्चे 10, और यहाँ क्या है दोस्तों माइनस 3.5। घटा देते हैं दोस्तों, तो कैसे घटाया जाता है दशमलव वाले को, दशमलव के सीध में होना चाहिए, अर्थात इसे ऐसे घटाएंगे, क्या है 9.625, और ये क्या है दोस्तों 3.5, तो 3.5, तो दशमलव के सीध में रहना चाहिए दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसके बाद हम 0 बढ़ा सकते हैं, तो 5 में से 0 जाएगा कितना बचेगा 5, 2 में से 0 जाएगा कितना बचेगा 2, 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा, और दशमलव को नोट कर लेंगे, 9 में से 3 जाएगा 6, अर्थात कितना आ गया दोस्तों 6.125, तो 6.125। ये क्या हमने निकाल लिया दोस्तों, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो हमें किस में दिया था सेंटीमीटर में, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो गया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार के जितने प्रश्न रहेंगे आप उसे इसी प्रकार सॉल्व करेंगे, तो आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके दोस्तों, आते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न संख्या 6 का ग क्या है दोस्तों, 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। दोस्तों क्या कह रहा है, 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। हमें एक त्रिभुज की रचना करनी है, और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। तो दोस्तों पहले हमें कह रहा है 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करने के लिए फिर दोस्तों एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जो कि इस त्रिभुज की 7/5 गुनी हो। तो दोस्तों यह जो क्वेश्चन है वह आपके रचनाएं चैप्टर से लिया गया है। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न हर साल आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप इसके कॉन्सेप्ट को ध्यानपूर्वक समझिएगा ताकि इस प्रकार के जितने भी प्रश्न हो आप उसे सॉल्व कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। दोस्तों पहले हम इसे रफ वर्क पे समझ लेते हैं। हमें क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक त्रिभुज है। तो दोस्तों अगर हम नीचे वाली भुजा क्या मान लेते हैं, 7 सेंटीमीटर। दोस्तों आप कोई भी भुजा नीचे वाली मान सकते हैं, तो हम 7 सेंटीमीटर भुजा नीचे वाली ले लेते हैं। तो ये क्या हो गया दोस्तों 7 सेंटीमीटर। और दोस्तों मान लेते हैं ए वाली भुजा इस प्रकार है और ए वाली भुजा इस प्रकार है, और ए वाली जो भुजा है दोस्तों उसे हम मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है। दोस्तों अभी हम रफ कार्य पे समझ रहे हैं। और दोस्तों
ए वाली जो भुजा है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। इसे हम मान लेते हैं ABC। तो दोस्तों हमने इसे रफ कार्य पे समझ लिया है, अर्थात हमें इस प्रकार त्रिभुज बनाना है। तो दोस्तों यह रचनाएं का सवाल है, अर्थात हमें एक त्रिभुज की रचना करनी है। तो दोस्तों जितना सेंटीमीटर दिया है उतना हम स्केल के द्वारा माप करके बनाएंगे। तो दोस्तों पहले क्या कहा है, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो दोस्तों पहले हम आधार बनाएंगे त्रिभुज का। तो आधार आप 5 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 6 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं या फिर 7 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। तो हम 7 सेंटीमीटर को क्या मान लेते हैं दोस्तों, आधार। तो दोस्तों आप माप करके खींचिएगा 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड। तो दोस्तों हम खींच लेते हैं, मान लेते हैं दोस्तों ये क्या है, 7 सेंटीमीटर है। ये कितना है दोस्तों, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, इसे मान लेते हैं क्या है, B और C। ठीक है दोस्तों, अब हमें इधर कितना चाहिए, 5 सेंटीमीटर। हमें क्या कहा है दोस्तों, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो नीचे वाली भुजा को हमने 7 सेंटीमीटर मान लिया, इधर वाली भुजा को हम कितना मान लेंगे दोस्तों, 5 सेंटीमीटर। तो आप 5 सेंटीमीटर का दोस्तों आर्क लेंगे। इस प्रकार पहले आप क्या लेंगे दोस्तों, गोला प्रकार, और उसे 0 पर रखेंगे। और 0 से कितने सेंटीमीटर का लेना है दोस्तों, 5 सेंटीमीटर का। तो 5 सेंटीमीटर का आप चाप लेंगे, अर्थात आर्क लेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पर रख करके इस प्रकार आप लगाएंगे। जैसे मैं लगा देता हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर का चाप हो गया। इधर से दोस्तों कितने का लगाएंगे, 6 सेंटीमीटर। तो इधर से दोस्तों आप 6 सेंटीमीटर माप करके इस प्रकार चाप लगाएंगे। तो दोस्तों ये दोनों एक दूसरे को काटनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मान लेते हैं यहाँ पर एक दूसरे को काट रहे हैं। इसे हम क्या मान लेंगे दोस्तों, A। अब दोस्तों A और B को हम मिला देंगे। तो A और B को मिला दिया हमने, और दोस्तों A और C को भी मिला देंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार दोस्तों हमने एक त्रिभुज ABC की रचना कर दी है। ए वाली भुजा कितनी सेंटीमीटर है दोस्तों, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि B से हमने 5 सेंटीमीटर का चाप लगाया था। तो ए वाली हो गई 5 सेंटीमीटर, और इधर से कितने सेंटीमीटर का चाप लगाया था दोस्तों, 6 सेंटीमीटर। तो ए वाली हो गई 6 सेंटीमीटर। दोस्तों इस प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न हर बार आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों कहा था 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो दोस्तों हमने रचना कर दिया है। और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। ठीक है दोस्तों, तो हमें एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है। इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे, बिंदु B से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे। तो खींच देते हैं दोस्तों। न्यून कोण का मतलब क्या है दोस्तों, ये जैसे समकोण हो जाएगा तो न्यून कोण का मतलब 90 अंश से कम हो, अर्थात इस प्रकार टेढ़ा हो। तो न्यून कोण बनाती हुई हमने एक रेखा खींच दिया, अर्थात एक किरण खींच दिया। इसे क्या मान लेते हैं दोस्तों, ये B है, इधर मान लेते हैं x। अब दोस्तों यहाँ पर कहा है 7/5 गुनी हो। तो दोस्तों 7 और 5 में क्या बड़ा है, 7 बड़ा है। तो इस BX किरण पर हम दोस्तों 7 समान त्रिज्या के चाप लगाएंगे। इस प्रकार दोस्तों आप किसी भी त्रिज्या का आर्क ले लेंगे। ऐसे आप किसी भी त्रिज्या का गोला प्रकार के द्वारा चाप माप लेंगे और उसे कितना लगाएंगे दोस्तों, 7 बार लगाएंगे समान दूरी पर। ठीक है दोस्तों, हम इस प्रकार लगा लेते हैं दोस्तों। मान लेते हैं ये वाला हो गया पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और दोस्तों यहाँ पर मान लेते हैं ये क्या है, 7वां। ठीक है दोस्तों, हम इसका नामकरण कर देते हैं x1, x2, x3, x4, x5 और दोस्तों x6 और x7। तो दोस्तों हमने 7 चाप क्यों लगाया, क्योंकि 7/5 में 7 बड़ा है। तो जो भी बड़ा रहेगा दोस्तों उतना हम चाप लगाएंगे। अब दोस्तों कहा है इस त्रिभुज की जो दूसरी त्रिभुज बनेगी वह कितनी गुनी होगी, 7/5 गुनी होगी। तो दोस्तों नीचे वाला कितना है, 7, अर्थात 7 गुणा, गुनी का मतलब क्या होता है दोस्तों, गुणा। तो 7 गुणा 7/5 कितना आएगा दोस्तों, 7×7 49, 49/5। अगर दोस्तों हम भाग दे देते हैं तो कितना आएगा, 5×9 45, बचेगा कितना, 4, दशमलव लगाएंगे 40, 5×8 40।
अर्थात दोस्तों इस त्रिभुज का जो आधार होगा उसकी जो लंबाई होगी वह 9.8 सेंटीमीटर होगी। तो दोस्तों 9.8 सेंटीमीटर जो है वो 7 सेंटीमीटर से क्या होगा, बड़ा होगा। अर्थात जो दूसरा त्रिभुज बनेगा वो दोस्तों इसके बाहर बनेगा। देखिए दोस्तों दो स्थितियां हो सकती है ना, या तो त्रिभुज इसके अंदर हम बना दें या तो त्रिभुज इसके बाहर बना दें। तो दोस्तों यदि आधार से गुणा करने पर इस भुजा से ज्यादा नई वाली भुजा आती है तो दोस्तों त्रिभुज क्या होगा, बाहर की ओर बनेगा। और अगर गुणा करने पर दोस्तों यह जो मान आया है वह 7 से कम आता तो त्रिभुज जो बनता दोस्तों इस त्रिभुज के अंदर बनता। ठीक है दोस्तों, तो हमें यह पता चल चुका है कि जो दूसरा त्रिभुज बनेगा वह इस त्रिभुज के बाहर बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या कहा है, 7/5 गुनी हो। तो दोस्तों या तो हम x7 को मिला सकते हैं c से, या तो हम x5 को c से मिला सकते हैं, क्योंकि कितना कहा है 7/5 गुनी। बट दोस्तों हमने देख लिया गुणा करने पर कितना आ रहा है, 9.8 सेंटीमीटर। अर्थात जो दूसरा त्रिभुज बनेगा वह इस त्रिभुज के बाहर बनेगा। तो जब ज़्यादा आ जाए गुणा करने पर दोस्तों तो जो कम रहता है उसको हम c से मिलाते हैं। अर्थात 7/5 में से हम c को किससे मिलाएंगे दोस्तों, 5 को। तो x5 को हम किससे मिला देंगे दोस्तों, c से। तो मिला देते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार मिला देते हैं। तो हमने x5 को c से मिला दिया। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इस भुजा के समांतर x7 से भी हम एक भुजा खींचेंगे। तो समांतर कैसे खींचते हैं दोस्तों, यहाँ से आप किसी भी त्रिज्या का चाप लेंगे और उसी त्रिज्या का चाप दोस्तों आप x7 से भी लेंगे। अब इसे आप दोस्तों माप लेंगे, माप करके इस प्रकार आप चाप लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एक पॉइंट प्राप्त हो गया है और एक पॉइंट x7 था ही। इन दोनों को मिलाती हुई दोस्तों इसके समांतर एक रेखा खींच देंगे, अर्थात ये इस प्रकार हो गया। और दोस्तों इसे हम बढ़ा सकते हैं और इसे भी हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमें इसके समरूप एक त्रिभुज खींचना है। दोस्तों जिस प्रकार हमने यहाँ से आर्क लगाया अर्थात चाप लगाया और यहाँ से चाप लगाया और इसे माप करके यहाँ से काट दिया और फिर इसको मिलाकर खींच दिया, उसी प्रकार दोस्तों हम यहाँ पर भी करेंगे, क्योंकि इस रेखा के समांतर अब हमें दूसरी रेखा खींचनी है। तो यहाँ से भी दोस्तों हम किसी भी त्रिज्या का चाप ले सकते हैं। तो हमने दोस्तों इतना ले लिया और इसी त्रिज्या का चाप दोस्तों आपको यहाँ से भी लेना है। अब इस चाप को दोस्तों आप माप लेंगे और यहाँ से काट देंगे। ठीक है दोस्तों, अब एक पॉइंट यहाँ पर था और दूसरा पॉइंट यहाँ पर प्राप्त हुआ। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए इसके समांतर हम एक रेखा खींच देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम मान लेते हैं दोस्तों C डैश, क्योंकि यहाँ पर C था और यहाँ पर A था, तो इसे हम क्या मान लेते हैं दोस्तों A डैश। तो दोस्तों इस प्रकार आप देख सकते हैं जो ABC है, जो पहले वाला त्रिभुज ABC है वो समरूप है दोस्तों किसके, बड़े वाले त्रिभुज A डैश B C डैश के। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप, किसका सिंबल होता है दोस्तों, समरूप का। त्रिभुज A डैश B C डैश, तो इसके समरूप आ जाएगा। दोस्तों जो रचनाएं का सवाल होता है उसमें दो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो ये फिगर अर्थात रचना, और दोस्तों दूसरा होता है रचना के चरण, अर्थात हमने क्या क्या किया है, कौन कौन सा स्टेप किया है। तो दोस्तों ये तो रफ वर्क था, हम रचना के चरण को यहाँ पर लिख लेते हैं इसे मिटा करके। तो दोस्तों लिख लेते हैं रचना के चरण को, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे रचना के चरण। दोस्तों रचना के चरण क्या क्या लिखेंगे दोस्तों, जो कुछ भी हमने किया है रचना के चरण में वही लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पहला पॉइंट हमने क्या किया, तो पहले हमने क्या किया दोस्तों, पहले हमने 7 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड BC खींचा। तो पहले इसे लिख लेंगे, सर्वप्रथम 7 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड क्या है दोस्तों, इसका नाम BC खींचा। ठीक है दोस्तों, दूसरा स्टेप हमने क्या किया दोस्तों, हमने B को केंद्र मानकर कितने सेंटीमीटर का चाप लगाया था दोस्तों, इस प्रकार चाप लगाया था ना, कितने सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का, क्योंकि ये भुजा में कितनी चाहिए थी, 5 सेंटीमीटर। तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे, बिंदु B को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का चाप लगाया। बिंदु B को
केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाया। ठीक है दोस्तों, थर्ड पॉइंट हमने क्या किया दोस्तों, तीसरा हमने बिंदु सी को केंद्र मानकर इधर से कितने सेंटीमीटर का चाप लगाया था दोस्तों, 6 सेंटीमीटर का, क्योंकि ये भुजा हमें कितनी चाहिए थी, 6 सेंटीमीटर। तो तीसरा पॉइंट लिख देंगे, बिंदु सी को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाया। ठीक है दोस्तों, फिर चौथा पॉइंट क्या होगा, चौथा पॉइंट दोस्तों, ये चाप एक दूसरे को जहां काटते हैं उसे हमने क्या मान लिया, ए। तो लिख देते हैं, ये दोनों चाप जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं उसे बिंदु ए माना, ठीक है दोस्तों। ये चाप एक दूसरे को जहां काट रहे थे उसे हमने क्या मान लिया, ए मान लिया। उसके बाद क्या किया दोस्तों, बिंदु बी से न्यून कोण बनाती हुई एक किरण BX खींचा। तो दोस्तों जो जो हमने किया है वही रचना के चरण में लिखना होता है। तो पांचवा पॉइंट लिख लेते हैं, बिंदु बी से न्यून कोण बनाती हुई, बिंदु बी से न्यून कोण बनाती हुई एक किरण क्या है दोस्तों, BX खींचा। इसे हमने क्या माना है दोस्तों, BX माना है। इसके बाद छठा पॉइंट क्या होगा दोस्तों, हमने क्या किया, BX पर समान त्रिज्या के चाप X1 X2 X3 डॉट डॉट कहां तक लगाया दोस्तों, X7 तक लगाया। तो इसे लिख लेते हैं, किरण BX पर समान त्रिज्या के चाप क्या क्या है इसका नाम दोस्तों, X1 X2, तो X1 X2 X3 डॉट डॉट कहां तक दोस्तों, X7 लगाया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद सातवां पॉइंट क्या होगा दोस्तों, इधर लिख देते हैं सातवां पॉइंट। फिर क्या किया दोस्तों, X5 को हमने C से मिलाया। तो लिख देते हैं, X5 को C से मिलाया। फिर दोस्तों आठवां पॉइंट हमने क्या किया, X5C के समांतर, दोस्तों ये जो हमने इस प्रकार चाप लिया था, फिर यहां भी चाप लिया और इसको माप करके यहां से चाप लगाया। ये दोस्तों हमने इसलिए किया ताकि ये जो रेखा हो इस रेखा के समांतर हो, अर्थात X5C के समांतर हमने X7C डैश खींचा। तो इसे लिख लेते हैं, X5C के समांतर क्या है दोस्तों, X7C डैश खींचा। ठीक है दोस्तों, नौवां पॉइंट क्या किया हमने, सेम उसी प्रकार हमने CA के समांतर C डैश A डैश खींचा। तो इसे लिख लेते हैं, CA के समांतर C डैश A डैश। देखिए दोस्तों, CA के समांतर C डैश A डैश खींचा। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही हमने किया है दोस्तों। इस प्रकार एक त्रिभुज बन गया दोस्तों A डैश B C डैश, जो कि ABC के सिमिलर है, अर्थात समरूप है। और इस त्रिभुज का कितना गुना है दोस्तों, 7/5 गुना है। तो हम लिख देते हैं फाइनली, इस प्रकार त्रिभुज ABC के सिमिलर हमने कौन सा त्रिभुज खींच दिया दोस्तों, सिमिलर का मतलब समरूप, कौन सा, A डैश B C डैश। तो त्रिभुज A डैश B C डैश। तो इस प्रकार दोस्तों जो कहा था 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज की रचना कीजिए। तो पहले हमने 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना किया
और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। फिर हमने दोस्तों एक अन्य त्रिभुज की रचना किया जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की कितनी है दोस्तों, 7/5 गुनी है, क्योंकि हमने कितना इस पर चाप लगाया, 7, और 7 को मिलाया और 5 को मिलाया। तो दोस्तों इस प्रकार ये दोनों समरूप हो गए और पहला त्रिभुज जो है वह दूसरे त्रिभुज का 7/5 गुना है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसी प्रकार दोस्तों अगर कोई भी प्रश्न रहे तो आप सेम ऐसे ही लगाएंगे। तो दोस्तों आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 6 का घ क्या है दोस्तों, निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर हमें ये बंटन सारणी दी गई है, इससे हमें माध्यिका ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या ज्ञात करने के लिए कहा है, माध्यिका। तो दोस्तों पहले आपको पता होना चाहिए कि माध्यिका का सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर लिख देते हैं, माध्यिका बराबर होता है दोस्तों L + n/2 - CF अपान F गुणे H। तो दोस्तों ये होता है सूत्र माध्यिका का। ठीक है दोस्तों माध्यिका से रिलेटेड हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसे आप ध्यान पूर्वक समझिएगा, ताकि अगर माध्यिका से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप उसे अच्छे से सॉल्व कर सकें। दोस्तों पहले हमने माध्यिका का फॉर्मूला लिख लिया, क्या होता है L + n/2 - CF अपान F गुणे H। दोस्तों इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमें क्या चाहिए, L चाहिए, n/2 चाहिए और CF चाहिए। दोस्तों जो आपको बारंबारता दिया रहता है वो Fi होता है। ठीक है दोस्तों, बारंबारता का प्रयोग करके दोस्तों हम संचयी बारंबारता निकालते हैं। यहाँ पर क्या है, CF अर्थात संचयी बारंबारता। तो दोस्तों पहले हम क्या निकाल लेंगे, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता ये दोस्तों कैसे निकालते हैं, दोस्तों हम बारंबारता को बारी बारी से जोड़ते चले जाएंगे। तो पहला 6 है तो दोस्तों पहला 6 ही रहेगा। अब 6 में क्या जोड़ेंगे दोस्तों, 9, तो 9 6 15। अब 15 में कितना जोड़ेंगे दोस्तों, 12, कितना हो जाएगा, 15 2 17, 17 10 27। अब 27 में 8 जोड़ेंगे, कितना होगा, 8 7 15 अर्थात 35। 35 में 15 जोड़ेंगे तो 35 5 40 10 50, कितना आ गया दोस्तों, 50। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, CF चाहिए और n/2, अर्थात पहले हमें दोस्तों n कब मिलेगा, जब हम योग निकालेंगे। तो यहाँ से दोस्तों हम योग निकाल लेंगे, अर्थात बारंबारता का जो योग होगा वही क्या होता है दोस्तों, n होता है। तो n बराबर, इसे दोस्तों अगर आप जोड़ेंगे तो जो नीचे वाला आया है 50 वही ये भी आएगा, अर्थात n का मान कितना आएगा दोस्तों, 50 आएगा। तो इसे हल कर लेते हैं दोस्तों। पहले हम क्या ले लेते हैं, चूंकि n बराबर आ गया है 50, तो यहाँ से दोस्तों हम निकाल लेंगे n/2। इसलिए n/2 बराबर कितना हो जाएगा, 50/2। काटेंगे दोस्तों, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, अर्थात कितना आ जाएगा, 25। तो n/2 का मान कितना आ गया है दोस्तों, 25। दोस्तों अब हम इस 25 को संचयी बारंबारता में देखेंगे कि 25 सबसे नज़दीक किसके है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 25 जो होगा वो 27 के सबसे नज़दीक होगा। ठीक है दोस्तों, अर्थात जो 25 होगा वह 27 के सबसे निकट होगा। तो दोस्तों इसलिए हम इस क्रम में इधर आएंगे बारंबारता में, तो ए वाला जो होगा इसी स्टेप में दोस्तों इधर आएंगे तो ए वाला जो होगा वो क्या होगा, हमारा F का मान होगा। जबकि दोस्तों जो इसके निकट है उससे एक ऊपर वाला लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, CF, अर्थात CF का मान कितना लेंगे, 15, जबकि F का मान इसके सीध में लेंगे कितना, 12। तो दोस्तों हमने क्या क्या निकाल लिया, CF का मान 15 और दोस्तों F का मान कितना आ गया, 12। तो दोस्तों हमें क्या क्या मिल चुका है, n/2, CF और F। अभी दोस्तों हमें H और L चाहिए। तो L क्या होता है दोस्तों, इसी क्रम में हम आएंगे तो जो पहली वाली वैल्यू होती है वो किसका मान होता है, L का मान होता है, अर्थात L बराबर कितना होगा दोस्तों, 20। अभी क्या बचा है दोस्तों, H का मतलब क्या होता है दोस्तों, कितने का अंतर है। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो आप देख सकते हैं 10 10 का अंतर है। या आप दोस्तों ऐसे कह सकते हैं H बराबर, दूसरे में से आप पहले को घटा देंगे तो आपको H का मान पता चल जाएगा। अर्थात अगर हम 30 - 20 कर देते हैं तो 30 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, 10। तो इस प्रकार H का मान आ गया है 10। तो दोस्तों हमने CF, F और L और H का मान निकाल लिया है। अब हम माध्यिका वाले फार्मूला में इसको रख देंगे। तो इसलिए
माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमें चाहिए यल, तो यल कितना है 20 प्लस और क्या चाहिए दोस्तों n/2, n/2 कितना आया दोस्तों 25 माइनस CF कितना आया दोस्तों CF 15 बटा F कितना आया दोस्तों F आ गया है 12 और गुणे H चाहिए दोस्तों, H कितना हमने निकाला 10 क्योंकि 10 का अंतर है। तो इसे हल कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 20 प्लस दोस्तों 25 में से 15 घटा देते हैं तो 5 में से 5 जाएगा 0, 2 में से 1 जाएगा 1 अर्थात 10 बचेगा 10/12 और यहाँ पर क्या है दोस्तों गुणे 10। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कट जाएगा 2 5 10 2 6 12, ये भी कटेगा 2 5 10 2 3 6, तो कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर है 20 प्लस ए गुणा हो जाएगा 25/3। तो दोस्तों भिन्न का सवाल कर लेते हैं, बटा 1 कर सकते हैं, 3 1 का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों 3, 1 से 3 में भाग देंगे कितना आएगा 3, 3 से 20 में गुणा करेंगे 20 3 60 प्लस 3 से 3 में भाग देंगे दोस्तों 1 आएगा, 1 से ऊपर गुणा करेंगे तो 25 1 25, दोनों को जोड़ देते हैं दोस्तों 5 0 5 आएगा 6 2 8 अर्थात 85/3। तो दोस्तों इतना भी आंसर आपका सही है, या फिर आप डिवाइड कर दीजिए तो 85/3 क्या हो जाएगा दोस्तों, कितनी बार जाएगा 2 बार, 3 दूना 6, कितना बचा दोस्तों 2, तो हो जाएगा 25, कितनी बार जाएगा 8 बार, 3 8 24, तो बचा दोस्तों 1, 10 9 लगाएंगे कितना हो जाएगा 10, 3 त्रिक्का 9 3 त्रिक्का 9 अर्थात दोस्तों इस प्रकार आता चला जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आप इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके पेपर में पूछा जाए तो आप उसे अच्छे से सॉल्व कर दें। वैसे दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो दोस्तों आप इसे पोज करके नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके दोस्तों, आपने नोट कर लिया होगा। दोस्तों हम इस भाग में अर्थात इस वीडियो में दोस्तों हम प्रश्न 5 से प्रश्न 7 तक के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले थे, लेकिन दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है तो अपलोड करने में परेशानी होती है। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में प्रश्न 5 से प्रश्न 6 तक के सभी प्रश्नों को सॉल्व किया है। दोस्तों प्रश्न 7 में 4 प्रश्न दिए गए हैं और वे दोस्तों थोड़े लंबे हैं, तो दोस्तों उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अर्थात इसका भाग 3 भी बनाया जाएगा। दोस्तों हम भाग 3 में प्रश्न 7 के सभी चारों प्रश्नों को हल करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इस अनसॉल्व्ड पेपर के भाग 3 में जिसमें हम प्रश्न 7 के चारों प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व करेंगे उसके कॉन्सेप्ट के साथ। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।